हेलो डियर स्टूडेंट्स। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के। तो उन डाउट्स में पहला जो डाउट आया है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो कुछ बच्चों को समझ नहीं आया है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन रेशो के सेंस में होता है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन ओनली केमिकल रिएक्शन के लिए होता है कि जैसे ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन के दो दो नाइट्रोजन हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और इधर एक है और इधर तीन हाइड्रोजन है। रेशो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, यानी इधर दो होती तो इधर भी दो ही होनी चाहिए थी, इधर थ्री है तो इधर भी थ्री होनी चाहिए थी। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैंने आगे टू लगा दिया है यहाँ, तो इधर टू नाइट्रोजन हो गई और इधर भी टू नाइट्रोजन हो गई, रेशो प्रोपोर्शन में हो गया। इधर सिक्स नाइट्रोजन होगी, थ्री टू जा सिक्स, और इधर भी क्या होगी, टू थ्री जा सिक्स। तो जब इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं तो इन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी को ही डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ मैंने एक और बताया था, केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, यानी कि जितना मास इधर हम लेंगे केमिकल रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट में उतना ही मास आपको मिलेगा। एक और है क्वेश्चन, ये डिजोल्यूशन जो होता है ये, इसमें एनर्जी चेंजेस होते हैं डिजोल्यूशन जब होता है। अब देखिए एनर्जी चेंजेस के पीछे देखिए डिजोल्यूशन क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, दोनों को ऐड करने पर आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। अब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट जब आप ऐड करते हैं तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना पड़ता है। अब ये सॉल्यूट जो है जनरली इसके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेशल टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। अब जब इनको डिज़ोल्व करना होता है इसके अंदर तो ये केमिकल बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं हमें, और एक केमिकल बॉन्ड तोड़ने के लिए या तोड़ते समय या तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है। तो ज़्यादातर जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी की नीड होती है। तो ये जो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसेस होती है, जिसमें जो सॉल्यूशन जो बनता है वो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ आपको कि वाटर के अंदर आप जैसे शुगर डिजोल्व करेंगे तो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आप जो शुगर का सॉल्यूशन है वो ठंडा हो जाएगा, वो इसी वजह से ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको डिज़ोल्व करने पर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे वाटर के अंदर आप NaOH की टेबलेट को डिज़ोल्व करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक भी होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक भी, डिपेंड करेगा इस सॉल्यूट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उनके ऊपर सारी सिचुएशन डिपेंड करेगी। ठीक है, तो डिजोल्यूशन किस तरह से कि एनर्जी चेंजेस होता है वो भी आपको समझ यहाँ पर आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अपने सिलेबस में 8 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है। इसमें फर्स्ट है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन भी कहते हैं और कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सेकंड जो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, फिफ्थ जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेवन्थ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और एट लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन इतने टाइप की रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं, हालांकि इससे भी ज़्यादा टाइप की रिएक्शंस होती है, बट ये बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं और इसी को ही हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की बात अपन पहले भी कर चुके हैं। देखिए एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, तब दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर या छोटे कंपाउंड मिलकर एक दूसरे में ऐड होकर कोई बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन टू स्मॉल कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स फॉर्म अ लार्ज न्यू कंपाउंड
product during the chemical reaction. Such reactions are known as addition reaction. ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं. It is the union of two or more than two substance and form new substance. A single long, in simple language we can say that two or more than two substance combined to form a single product is known as एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दे रखा है, A+B ऐड होता है और AB कंपाउंड बनाता है. अब देखिए, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी अपन यहाँ पर करते हैं. सबसे पहले एक बीकर हम लेते हैं, छोटा सा बीकर, और उसके अंदर जो है आप क्विक लाइम लेते हैं. क्विक लाइम नॉर्मली ये बीकर आपने ले लिया, बीकर के अंदर ये थोड़ा सा क्विक लाइम आपने यहाँ पर डाल दिया. क्विक लाइम जनरली वाइट कलर में जो चूना आता है उसी को कहते हैं. दिवाली में जो दीवारें पोतने के लिए हम काम में लेते हैं उसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं. इसका जो क्विक लाइम जो होता है केमिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है. क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. अब दूसरी स्टेप के अंदर इसमें धीरे धीरे आप वाटर ऐड करेंगे. वाटर यहाँ पर डालेंगे, वाटर लिक्विड फॉर्म में डालेंगे. आप देखेंगे कि ये जो है क्विक लाइम जो है इसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. केमिकल ये इसके अंदर डिज़ोल्व होता है और डिज़ोल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसे वाइट वाश भी कहा जाता है. और वाइट वाश या इसको शेक लाइम भी हम कहते हैं. शेक लाइम का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है. सिंपली हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और बनेगा CaOH, OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. शेक लाइम के नाम से इसको जानते हैं. देखिए, CaO वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड या शेक लाइम का ये क्विक लाइम है. कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के नाम से, जनरल नेम इसका क्विक लाइम है, क्विक लाइम, और ये शेक लाइम है. शेक लाइम का फॉर्मेशन होता है. जनरली ये रिएक्शन आप नॉर्मली घर में ही आप देखते हैं. दिवाली के ऊपर जब कुछ पुरानी दीवारें होती है, ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा कुछ विशेष नहीं होता, उन जगहों को हम कलर करने के लिए जो है शेक लाइम का यूज़ करते हैं. और मार्केट से चूना लेके आते हैं आपके पेरेंट्स, और उसको मटकी में जो है डालते हैं और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं. थोड़ी समय बाद जो है उसमें से आपको देख के वाटर जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी, मैंने कहा था कि ऑल एडिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो इसी चीज़ से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इन दोनों की, ये दोनों जब ऐड होंगे और आगे भी जब एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो सारे की सारी रिएक्शन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि वहाँ पर प्लस हीट निकलेगी ही, हीट लिबरेट होनी है वहाँ पर. तो इस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. In this reaction, calcium oxide combine and form single product calcium hydroxide, and it is a addition reaction. It liberate a lot of heat, so it is also known as exothermic reaction. Shake lime is used for washing of the wall, and it is the interesting to note that the whitewash got shine after the some days because of following reaction. जैसे आप पुताई करते हैं तो पुताई करते समय उसमें थोड़ा सा वो डल सा नज़र आता है, लेकिन जैसे आप पुताई करके उस फ्री होते हैं तो कुछ समय बाद उसके अंदर जो है शाइनिंग आना शुरू हो जाती है. और वो शाइनिंग आने के पीछे जैसे आपने वाइट वॉश ऐड किया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉश ऐड किया आपने, तो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 होती है, और ये CO2 इस वाइट वॉश से जो है रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और साथ में वाटर बनाती है. वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर बच जाता है. दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ
मार्बल का ही फॉर्मूला है ये, और मार्बल में शाइनिंग होती है इसी वजह से, जो वाइट वॉश करने के कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद जो है उसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से आती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि कुछ समय बाद वहाँ पर वाइट वॉश करने के बाद क्यों जो है शाइनिंग आ जाती है। इट इज़ फॉर्म calcium carbonate to react with CO2 which is the sign. It is also formula of marble, limestone and chalk. इन्हीं तीनों का फॉर्मूला यही होता है। मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है, लाइमस्टोन का भी यही होता है और चॉक का भी यही होता है। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सोल्व करें, उसके बाद में इनका जो है इनके बारे में कल बात करेंगे अपन, इन क्वेश्चंस के बारे में आप इनको सोल्व करना। कोई आ जाएंगे वैसे, आपको नहीं आएंगे तो फिर कल अपन इसकी बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन अदर एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है यहाँ कंबंशन रिएक्शन। कोल, सी जो है कोल होता है, कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो CO2 प्लस हीट निकलती है। ये भी एक तरह की एडिशन रिएक्शन है और हीट यहाँ पर भी लिबरेट हो रही है। इसी तरह से ये वाली रिएक्शन आप एक्टिविटी में पढ़ ही चुके हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर निकलती है। वाइट डेजलिंग फ्लेम की हम बात की थी हमने, वो यहाँ पर निकलती है। हाइड्रोजनेशन, देखिए ये हाइड्रोजनेशन इथीन है। अब ये इथीन जो है आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाऊँगा, उस समय ये फॉर्मूला आपको समझ आएगा। अभी तो आप याद रख लें, ये इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं, H-H यानी H2 होता है, S से करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और क्या बनता है CH3 यानी एथेन बनती है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन का हाइड्रोजनेशन कराने से एथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसकी जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें एक लार्ज सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर स्मॉल सब्सटेंस 1 और मोर देन 2 और मोर देन 2 जो है स्मॉल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। कम से कम 2 तो बनाएगा ही सही, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सब्सटेंस बन सकते हैं। A complex compound break down into a simple compound are known as decomposition reaction। जैसे ये सिंपल दे रखा है, AB कोई कंपाउंड है, इसको A-B की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में A एंड B में ये बदल जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। इसमें आप को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक बात हमने पहले पढ़ी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही बात है यहाँ पर कि ये डिकम्पोजिशन जब भी होता है तो बाहर से एनर्जी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको तोड़ना होता है। डिकम्पोजिशन मीन्स तोड़ना। जब उनको तोड़ना होता है तो उनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड को तोड़ना होता है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी आप 3 तरह से यहाँ पर दे सकते हैं। थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा के, किसी को गर्म करके आप तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी आप दे के उसको तोड़ सकते हैं। और फोटो और लाइट एनर्जी, लाइट, सनलाइट या अदर लाइट का यूज़ करके भी आप डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो 3 तरह का डिकम्पोजिशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी सोर्स, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। फर्स्ट बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सबसे नॉर्मल यही होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आप गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, और गर्म करते ही वो हीट देते हैं और टूट जाती है 2 या 2 से अधिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था। क्या होता है ये? मार्बल, लाइमस्टोन और चॉक का फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर लाइमस्टोन है। क्या है यहाँ पे? लाइमस्टोन। नॉर्मली भाषा में खड़िया पत्थर कहते हैं। गांव में खड़िया पत्थर का यूज़ किया जाता है दीवारों को पोतने के लिए। इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके और सीधा ही दीवारों पे पोत दिया जाता है। लाइमस्टोन का यूज़ गांव में किया जाता है। बट इससे जो है हम
क्विक लाइम बनाते हैं CaO। कैसे बनाते हैं? इसको गर्म गर्म करते हैं, CO ये ब्रेक डाउन होता है, CaO और CO2 इसमें से रिलीज हो जाती है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। तो ये भी एक तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसका यूज़ देखिए पुराने ज़माने में हम करते थे, पहले चूने के भट्टे लगते थे गांव हमारे यहाँ पे। अभी तो सर गवर्नमेंट ने बंद कर दिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत होता था उनसे। पहले चूने के भट्टे बहुत हुआ करते थे, उन चूने के भट्टे में खड़िया पत्थर मंगवाया जाता था बाहर से, और चूने के भट्टे के अंदर डाला जाता था, उसको गर्म किया जाता था। गर्म करते ही उससे क्या बन जाता था? क्विक लाइम, यानी चूना बन जाता था आपका। और उस चूने को फिर मकान बनाने में, पुताई करने में इनमें यूज़ किया जाता था। पहले जो मकान बनते थे रेत के अंदर जो ऐड किया जाता था मकान के पत्थरों को चिपकाने के लिए, वो CaO का ही यूज़ किया जाता था। अभी तो हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इसी का यूज़ किया जाता था। इसकी एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर कि एक बीकर के अंदर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं सॉरी, और उसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर रखते हैं और हीट देते हैं। और हीट देने के बाद में आप देखेंगे कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जब उस गैस की हम चेकिंग करते हैं, मैचस्टिक लेके जाएंगे वहाँ पे, मैचस्टिक लेके जाएंगे तो जैसे उसको चेक करेंगे तो वो मैचस्टिक जो है लाइट अप मैचस्टिक बुझ जाती है, और बुझने से वो एक तरह से जो है उसका जो है टेस्ट हो जाता है। इसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं। अगर मैचस्टिक्स कोई भी गैस निकल रही है और लाइट अप मैचस्टिक आप लेके जाते हैं, अगर वो ब्लास्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस है, और अगर वो तेज़ी के साथ जलती है तो ऑक्सीजन गैस है, और अगर वो लाइट ऑफ हो जाती है यानी बुझ जाती है तो फिर वो CO2 गैस होती है। इसके अलावा एक और भी है यहाँ पर इसका कि जो ये CO2 गैस रिलीज़ हो रही है, इस CO2 गैस को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर लेके जाते हैं तो ये बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट वहाँ पर बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है। इससे भी आप कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोशेक लाइम लें और उसके अंदर CO2 जैसे आप डालेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ये वाइट कलर का होता है। इससे भी पता चल जाता है कि ये गैस जो है वो CO2 गैस है। अब नेक्स्ट हम इसमें लेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और इसको भी जो है गर्म करते हैं हम बहुत तेज़ी से। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, और जैसे ही ये इनको गर्म किया जाता है तो इनका जो ग्रीन कलर है क्रिस्टल का वो डिसअपीयर हो जाता है, और स्पेशल कैरेक्टर वाली गैस यहाँ पर निकलती है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली गैस यहाँ पर ये रिलीज़ होती है। देखिए फेरस सल्फेट FeSO4, इसको हीट दी आपने और Fe2 और O3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है ये, और SO2 और SO3 दो तरह की गैस मिक्सिंग के फॉर्म में निकलती है, जिनकी स्पेशल टाइप की गैस स्मेल यहाँ पर हमें आती है, और साथ में कलर भी चेंज यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को भी हम वही बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आप लेंगे और इसको हीट करेंगे। इसमें से आप देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम जो है वो इमिटेड होना शुरू हो जाती है। क्या होता है इसमें PbNO3 होता है, और इसको हम गर्म करते हैं और लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और NO2 जो है यहाँ से लिबरेट होती है, इमिटेड होती है, जो कि ब्राउन कलर की होती है। साथ में इसके ऑक्सीजन भी निकलती है। जो NO2 होती है उसकी ब्राउन फ्यूम जो निकलती है वो NO2 की वजह से ही निकलती है। ठीक है, तो आपके ये थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल अपन जो है हीट इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ जो है हॉट क्यूज़ आपके दिए हुए हैं, इन हॉट क्यूज़ को आप थोड़ा सा सोल्व करें, और फिर कल इन हॉट क्यूज़ के बारे में भी अपन बात करेंगे।